सर मैंने स्टेट शेयर किए ग्रुप में। जी ठीक हो गया, अब मैंने देख ली है। बाकी आज आपको यहाँ पे बताते हैं स्टैट्स कैसे शेयर करते हैं, कीवर्ड कैसे रिसर्च करते हैं और ग्राफ कैसे चेक करते हैं। आपका और भी कोई क्वेश्चन था वो भी आप पूछ लीजिएगा। आज हम, जी अहमद सर आप स्टार्ट करेंगे। जी सर बिल्कुल। जी सो टुडे हम फाइनलाइज कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट हंटिंग के टॉपिक को। मेन जो एस्पेक्ट्स थे वो ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिए हैं, और उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो हम लास्ट में लेंगे। वो कुछ इसमें माइनर सी चीज़ें रह गई थी जो कि हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। इसमें है कि व्हाट आर गिव अवेज। गिव अवेज क्या होता है? गिव अवेज एक तरह का कह लें कि एक स्ट्रेटजी है अपने प्रोडक्ट को रैंक करने की, उस पर सेल लाने की। क्योंकि हम जो भी नई लिस्टिंग करते हैं सो लिहाजा हमारी उस पर सेल नहीं होती, कोई रेवेन्यू नहीं है, ना ही रिव्यूज है। तो उसको अमेजोन फर्स्ट ऑफ ऑल तो रैंक नहीं करता फर्स्ट पेज पे या सेकंड पे, इवन थर्ड पे भी नहीं। अगर रैंक हो जाए किसी तरीके से पीपीसी कंपेन्स के थ्रू या वट एवर, हम अच्छा एसईयू कर लेते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर लेते हैं उसकी, हम उसकी डिस्क्रिप्शन या बुलेट पॉइंट्स एक्यूरेट लिखते हैं, उसमें रेलिवेंट कीवर्ड यूज करते हैं, हमारी जो लिस्टिंग है वो रैंक तो हो जाती है, बायर के नज़र के सामने तो आ जाती है। लेकिन बायर उसको परचेज नहीं करता क्योंकि वो देखता है कि प्रोडक्ट नहीं है, इससे पहले किसी बायर ने उसे परचेज नहीं किया और इस पे कोई रिव्यूज नहीं है, कुछ सेल आउट नहीं है, तो वो थोड़ा वनरेबल होता है, वो परचेज नहीं करता, वो कंफ्यूज होता है कि इसकी क्वालिटी कैसी होगी, सर्विसेज कैसी होंगी, सो ऑन फर्दर उसके जहन में डाउट्स होते हैं। तो अपनी फर्स्ट ऑफ ऑल रैंक कर तो हम कर लेते हैं पीपीसी के थ्रू, लेकिन उस पे रिव्यू शो करने के लिए, उस पे ऑर्गेनिक सेल्स शो करने के लिए हम एक आर्टिफिशियल सेल लेके आते हैं अपनी लिस्टिंग पे, जी इसे अहमद गिव सर, अवे ये मैंने कहते गिव अवे ओपन कर दिए हैं, आप यहाँ से भी इनको समझा सकते हैं जी। हैं। ये मैंने गिव अवेज का चार्ट ओपन कर दिया, आप यहाँ से भी इनको समझा सकते हैं, सीपीआर एटीएस गिव अवेज। जी। सो गिव अवे मैं पहले इनको थोड़ा सा थियोरेटिकली समझा दूं। गिव अवे उसके बाद हम कुछ ऐसी एजेंसीज से रब्ता करते हैं, कुछ ऐसी यहाँ पे मौजूद है, मैनेजर्स मौजूद है, एजेंसी मैनेजर, जिनके अंडर कुछ लोग होते हैं, 50, 100, 150, जितनी भी आपका बजट है, जितना आपकी डिमांड है, वो क्या करते हैं कि वो आपके प्रोडक्ट को सेल परचेज करते हैं, पैसे पे करते हैं, उसके बदले में आपके प्रोडक्ट पे सेल आ जाती है, और वो एक अच्छा सा रिव्यू जो है वो वहाँ पे छोड़ देते हैं आपके प्रोडक्ट के नीचे। और इससे क्या होता है कि आपकी लिस्टिंग पे रिव्यूज आ जाते हैं और ऑर्गेनिक सेल आ जाती है। हम ऐसा करते क्यों हैं? हम इसकी दो वजूहत हैं। पहली बात तो ये है कि अपनी लिस्टिंग पे रिव्यूज लाने के लिए, अपनी लिस्टिंग पे ऑर्गेनिक सेल लाने के लिए, उसको रैंक करने के लिए। दूसरी चीज हम गिव अवे क्यों करते हैं? कॉम्पिटिटर जो हमारे मौजूद हैं उनके साथ कॉम्पीट करने के लिए, उस नीच पे, उस कैटेगरी में सरवाइव करने के लिए। अब अगर आप पीपीसी के थ्रू अपने पेज को रैंक तो कर लेते हैं फर्स्ट पेज पे, लेकिन हर कैटेगरी की एक फिक्स सेल है। फोर्थ से अगर आप होम एंड किचन में हैं तो अगर आपके डेली के 8 यूनिट सेल आउट नहीं हो रहे तो आप उस नीच में, उस कैटेगरी में सरवाइव नहीं कर सकते। आपका जो स्टोर है वो डी रैंक हो जाएगा, अमेजोन उसको उठा के फर्स्ट पेज से नीचे ले आएगा, फोर्थ से सेकंड थर्ड पेज, इवन कि आप फर्दर डाउन भी जा सकते हैं। तो उस कैटेगरी में, उस नीच में सरवाइव करने के लिए, हाँ अगर आपको ऑर्गेनिक सेल आ रही है वेल एंड गुड है, अगर नहीं आ रही तो आपको गिव अवे करने पड़ेंगे स्टार्ट में। अगर आपकी लिस्टिंग 6 माह से पुरानी ओल्ड हो गई है, उसकी जो एज है वो 6 माह से ज्यादा है, देन अमेजोन आपसे डिमांड नहीं करता कि आप एक ना बीएसआर मेंटेन करें या फिर डेली की ऑर्गेनिक सेल मेंटेन करें। जो स्टार्ट में है, जिसको हम हनीमून पीरियड भी कहते हैं, आपकी लिस्टिंग जब स्टार्ट में होती है उसको हनीमून पीरियड में होती है, विद इन 3 मंथ्स। उसमें अमेजोन कई तरह के आपको चांसेस देता है कि जो न्यू सेलर है वो बोग डाउन ना हो जाए, वर्जन ना हो जाए कि मुझे सेल नहीं आ रही। तो वो जो लिस्टिंग की रीशेड्यूलिंग करता है, कभी नीचे से लिस्टिंग उठा के फ्रंट पे ले आता है ताकि जो न्यू भी हैं उन्हें चांस मिले ऑर्गेनिक सेल गैदर करने का। तो जो ये हनीमून पीरियड है फर्स्ट 3 मंथ का, जिसमें अमेजोन आपको काफी फैसिलिटीज देता है, उसमें आपको ये ना 8 सेल्स पर डे का जो टारगेट है वो मेंटेन करना होता है। वो अगर ऑर्गेनिक सेल के थ्रू नहीं हो रहा तो हम गिव अवेज के थ्रू करते हैं। सो फर्दर है, गिवअवेज आर डेली सेल्स ऑफ टॉप 10 कॉम्पिटिटर ऑन पार्टिकुलर कीवर्ड। ये मैंने आपको समझा दिया। वी हैव टू मैच दो सेल्स, बेसिकली मैचिंग सेल्स वेलोसिटी ऑफ टॉप कॉम्पिटिटर। एग्जैक्टली
जो अगर आप जिस भी प्रोडक्ट में टॉप कॉम्पिटिटर है आप उनके साथ compete कर रहे हैं तो उसके साथ आपको मैच करने के लिए उनकी सेल्स को ऑर्गेनिकली अगर सेल्स नहीं आ रही तो आपको गिव अवेज करने पड़ते हैं। देन एग्जांपल उसके बाद है थिंक ऑफ इट एज गिविंग फ्री सैंपल टू मैच सेल्स वेलोसिटी। एग्जैक्टली स्टार्ट में आप जो सैंपल्स हैं वो फ्री देते हैं लोगों को जस्ट टू चेक आउट, लेकिन ये बोलने में ऐसा है आप किसी को चेक करने के लिए अपने सैंपल नहीं दे रहे, आप एक उनसे डेलिबरेटली एक डील कर रहे हैं कि आप हमारे जो है उनको इस सरोकानी है ना आपके प्रोडक्ट में उनको इंटरेस्ट है ना वो अपने यूज के लिए लेते हैं। जस्ट उनका एक बिजनेस है ये, एक बकायदा कंपनी फॉर्म हुई हुई हैं, एक एजेंट आपको मिल जाते हैं जो आपको 50 रिव्यू 100 रिव्यूज आपके बीएसआर को बढ़ाने के लिए इतने आपके प्रोडक्ट से सेल करते हैं, अपनी जेब से पे करते हैं और उसके बाद वही पैसे वो आपसे कटौती कर लेते हैं। सो ये ना है। सेकंड ये है कि एग्जांपल वुड बी मेडिसिन कंपनी गिविंग द फ्री सैंपल ऑफ डॉक्टर फॉर मेकिंग मार्केटिंग पर्पस। जो आपकी मार्केटिंग फील्ड है, फार्मास्यूटिकल फील्ड कंपनी है जो डॉक्टर्स के पास जाते हैं मुख्तलिफ न्यू मेडिसिन के सैंपल लेने के लिए, तो उन्हें फ्री ना सैंपल देने पड़ते हैं डॉक्टर्स को ताकि वो उन्हें चेक करे, उनको एग्जामाइन करे। देन अगर वो सुटेबल हैं इस कैलिबर के हैं कि वो मार्केट में जा सकते हैं तो फिर वो उनको कंपनी को ऑर्डर करते हैं और कंपनी की जो सेल्स है वो स्टार्ट हो जाती है। देन लास्ट इसमें जो है वो है वुड बी काउंटेड एज मार्केटिंग एक्सपेंस। तो किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए पहले हम उसके एक्सपेंसेस को काउंट करते हैं कि इसकी मैन्युफैक्चर पे कितना एक्सपेंस आएगा, इसकी शिपिंग पे कितना, इसकी पैकेजिंग पे कितना एक्सपेंस आएगा। देन हम उसका एक जो हमारे बजट का एक पार्ट है हम उसको मुख्तस करते हैं मार्केटिंग एक्सपेंस के लिए। मार्केटिंग एक्सपेंस में दो ही चीज़ें होती हैं, ये आपका गिव अवे है या फिर आपकी पीपीसी कैंपेन्स हैं। उसके लिए हम एक अलहदा बजट जो है वो मुख्तस करते हैं कि हम इस बजट को जस्ट अपनी मार्केटिंग के लिए जो है यूज करेंगे। तो ये गिव अवे का ओवरव्यू था। अगर आपको किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप यहीं पे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा। मेरी बात आपको क्लियर आ रही है? जी। तो यहाँ पे हम गिव अवेज चेक कैसे करते हैं? तो यहाँ पे हम हीलियम 10 में आते हैं, हीलियम 10 की वेब में। यहाँ पे मैग्नेट नाम का एक टूल है, मैग्नेट नाम का एक टूल है। हम इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे अपना कीवर्ड लिखेंगे। ये हमारा कीवर्ड है। और यहाँ से ये जो आपको ग्राफ भी मैं यहाँ से ही बता रहा हूँ, ठीक है। ये आ गया सर्च वॉल्यूम हीलियम 10 का। वह एक्सटेंशन से भी हम चेक कर सकते हैं सर्च वॉल्यूम, बट यहाँ से भी चेक कर सकते हैं वेब से भी। ये आ गया CPR 8 days गिव अवेज, ठीक है। ये मतलब कि 117 हमें देने पड़ेंगे गिव अवेज, उसके बाद जाकर हमारा कुछ, ये एवरेज है, ये एग्जैक्टली नहीं, ये एवरेज है, ठीक है। उसके बाद जाकर हमारा प्रोडक्ट रैंकिंग की तरफ बढ़ेगा। उसके बाद यहाँ पे हम सर्च वॉल्यूम ग्राफ देखते हैं, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो आपको सर्च वॉल्यूम ग्राफ कह सकते हैं, हीलियम 10 का ग्राफ दिखाओ सर्च वॉल्यूम का, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाएंगे, ये आगे एक ब्लू सा एरो बना हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ग्राफ आ जाएगा। ये ऑल टाइम का ग्राफ है, ये 1 ईयर का ग्राफ है, ये 90 डेज का ग्राफ एंड ये 30 डेज का ग्राफ, ठीक है। तो आप यहाँ से इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर क्लाइंट्स को सेंड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हिना निशान के कुछ क्वेश्चन थे, वो मैं क्लियर करता जाऊँ। यहाँ पे एक प्रोडक्ट निकाली थी हिना निशान ने, यही है जी, यही है फॉरवर्ड्स। ये प्रोडक्ट है, तो इसका हम, ये मुझे नहीं पता ये ओरिजिनल कीवर्ड है या नहीं है, ठीक है। कोई और भी के ये, लेकिन है सीजनल प्रोडक्ट, ठीक हो गया। तो हम इसका ओरिजिनल कीवर्ड कैसे फाइंड कर सकते हैं? आप यहाँ से किसी भी प्रोडक्ट का एसिड कॉपी करें, हीलियम 10 में जाएं, जब आप हीलियम 10 में चले गए तो यहाँ पे सेरिब्रो का एक नाम का टूल है, रिवर्स प्रोडक्ट लुकअप, ठीक है। यहाँ पे वो एसिड आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे और सर्च करेंगे, ये होता है रिवर्स एसिड लुकअप, ठीक है।
तो यहाँ पे आप ऐसे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे करेंगे गेट कीवर्ड्स। सबसे पहले यहाँ पे आपको मार्केट भी चूज करनी पड़ेगी। ये यूएसए मार्केट में मैंने सर्च किया था तो यूएसए की लगी हुई है। अगर आप लोगों ने यूके की मार्केट या यूएई की मार्केट लगानी है तो यहाँ से आप लोगों को जाकर चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये कनाडा, मैक्सिको, ये सारी यहाँ पे आपको जाकर चेंज करनी पड़ेगी। और यहाँ पे अब इन्होंने हमें बता दिया कि टोटल कीवर्ड जो फाइंड हुए हैं वो 4664 है। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं 1893। तो हम ये कीवर्ड चेक करते हैं कि ये असल कीवर्ड है क्या, ठीक है ना। यहाँ पे सर्च वॉल्यूम के हम देखेंगे कि सर्च वॉल्यूम किसका कितना ज्यादा है, उस हिसाब से हम अपना कीवर्ड चूज करेंगे। यहाँ पे हम सर्च वॉल्यूम को सॉर्ट कर लेते हैं जी। ये देखा सर्च वॉल्यूम इसका कितना है, ये है 20,39,750, ठीक है। इसका सर्च वॉल्यूम, इसका मतलब जो इसका ओरिजिनल कीवर्ड है ना वो है फॉल डिकोर, मतलब में फॉल डेकोरेशन। फॉल डिकोर है, फॉल डेकोरेशन, फॉल होम है, फॉल रेथ है, फॉल रेथ भी है। बट इसका जो सर्च वॉल्यूम 4,20,000 है। इसका जो फॉल डिकोर है ना कि ज्यादातर मतलब कि 20 लाख 2 मिलियन लोग आकर सर्च कर रहे हैं फॉल डिकोर को, और सिर्फ 4,20,000 लोग सर्च कर रहे हैं फॉल रेथ को, और 11,32,667 लोग चेक करें फॉल डेकोरेशन फॉर होम। मतलब कि ये सीड कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स हैं जो सर्च टर्म में हम यूज करेंगे कि जो लोग सर्च कर रहे हैं ना वो इन अपने ये कीवर्ड्स जाकर अमेज़न पर लिखते हैं और वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। बट ये सीजनल प्रोडक्ट है, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं। ये सीजनल प्रोडक्ट कैसे है, अब ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हम Google.com ट्रेंड से पता लगाएंगे। यहाँ पे अभी जाकर हम लिख देते हैं फॉल डेथ, ठीक है, ये भी कीवर्ड सही है। बट यहाँ पे हमें कुछ भी डाटा शो क्यों नहीं करवा रहा, ठीक है, क्योंकि ये है यहाँ पे लोकेशन पाकिस्तान की है। ये आपने कभी भी गलती नहीं करनी, यहाँ पे लोकेशन जरूर चेंज करनी है, ठीक है, नहीं तो आप बहुत सारी प्रोडक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे यूएसए मार्केट, हम यूएसए में काम कर रहे हैं तो यूएसए की मार्केट सिलेक्ट करेंगे। अब ये डाटा शो करवा रहा है, ठीक है ना। ये ऐसा ग्राफ क्यों है, बिकॉज ये सीजनल प्रोडक्ट है। मतलब कि यहाँ पे उनका कोई सीजन आया जहाँ पे फॉल डिकोर यूज होता है तो वो ऊपर चला गया, जब सीजन खत्म हुआ तो ये नीचे आ गया, फिर सीजन आया फिर ऊपर चला गया। तो यहाँ पे हम पास 5 ईयर्स का चेक करते हैं ग्राफ जी। यहाँ ये अप हो गया, ये यहाँ से डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। मतलब कि जब उनका सीजन आता है तब वो अप चली जाती है, जब मतलब अप भी बहुत ज्यादा जाती है, लेकिन जब सीजन खत्म हो जाता है वो डाउन हो जाती है। इससे क्या शो होता है कि ये सीजनल प्रोडक्ट है और हम इस प्रोडक्ट के थ्रू नहीं जाएंगे, ठीक है। एंड हिना जिशान, आप कुछ और भी पूछना चाहती हैं, मतलब जो भी अगर आप कुछ पूछना चाहती हैं वो आप बता दीजिए कि जो आप मुझसे पहले पूछ रही थी। जी सर, थैंक यू। ये समझ आ गया मुझे सर। मैं एग्जैक्टली हीलियम 10 पे जाके जो आपने बताया है सेरिब्रो का, मैं यहाँ जाके कर रही थी सर्च, पर मेरे उसमें वो एरर शो कर रहा था। मैंने 3-4 दफा ट्राई यहाँ पे किया। यहाँ पे पहले आपको वो एसिन कॉपी करना पड़ता जी है जी जी जी। सर, एसएन डाला था मैंने वो सर्च किया कि क्यों मुझे मतलब कीवर्ड निकालने के लिए मैं खुद से देख रही थी कैसे निकालना होता है। तो वो मैंने वहां जाके जब सर्च किया तो मुझे वो एरर शो कर रहा था ये हीलियम 10 में। तो ये उसका मसला हो रहा था, ये जो क्या एक्सटेंशन है इस वजह क्या से। क्या एरर शो कर रहा था? सर वो एरर शो कर रहा था कि पता नहीं आपने शायद एक कर चुके हैं, मतलब पहले भी सर्च कर चुके हैं, तो जबकि वो मैं तो फर्स्ट टाइम ये यूज कर रही थी सेरिब्रो। नहीं, वो ऐसे होगा ना कि यहाँ पे जब हम दोबारा से वही कीवर्ड डाल देते हैं ना, जी तो यहाँ पे जब हम क्या क्या कीवर्ड्स करते हैं, ये देखें, ये एरर नहीं आता होता। जी जी ये कहते हैं यू हैव सर्च दिस बिफोर, मतलब कि ये आप पहले भी सर्च कर चुके हैं। तो क्या आप न्यू सर्च करना ओके चाहते हैं या फिर जो पिछले हिस्ट्री में, हमारी हिस्ट्री में ये कीवर्ड के स्टैट्स पड़े हुए हैं वहां से हम दोबारा से लोड करते हैं, ये कहते होते हैं। ओके। ये डू यू वांट टू लोड दिस अच्छा सर्च फ्रॉम अच्छा। हिस्ट्री और स्टार्ट न्यू सर्च, ठीक है ना। आप लोड जी फ्रॉम हिस्ट्री सर, कर लें या न्यू सर्च कर लें, कुछ भी कर लें आप, आपको सर वही यही शो डाटा हो शो रहा होगा। था। जी जी, जी आपको सर, वही डाटा थैंक शो यू। होगा जी जी जी। जी। और तो सर वो दूसरा सवाल प्रॉफिट मार्जिन का था। जी, प्रॉफिट मार्जिन वो मैं आपको भी बता देता हूँ। अमेजोन, ये
यहाँ पे अभी हम उसी पाउडर का मतलब कि फालत का पहले यहाँ पे एसिड डालेंगे ताकि अमेज़न को पता चल जाए कि आप किस पाउडर का प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है ना। ये अमेज़न एफबीए कैलकुलेटर के नाम का एक टूल है कि अमेज़न हमें खुद प्रोवाइड करता है कि आप पहले अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो। यहाँ से आपने क्या करना है, आपने ये चीजें इन चीजों को छेड़ना नहीं है, आपने सिर्फ इस रो को छेड़ना है, ठीक है। आइटम प्राइस क्या है, मतलब कि जस्ट अ मिनट, जी वो पूछ रहे हैं कि आपकी आइटम की प्राइस क्या है जो आप वहां पे बेचना चाहते हैं। मतलब कि यहाँ पे कितनी प्राइस है, यहाँ पे फादर की एवरेज प्राइस है, किसी की 28 है, 32 है, 52 है, 55 है, चले ठीक है। यहाँ पे हम रख लेते हैं कि 32 की मैं बेचूंगा। यहाँ पे हम रखते हैं कि मैं अमेजोन पर 32 की बेचना चाहता हूँ और ये कह रहा है कि आपको ये देखें, जब आप इसको इसके ऊपर होवर लेकर आएंगे आपको बता दिया जाएगा कॉस्ट ऑफ शिपिंग द आइटम टू एन अमेजोन फुलफिलमेंट सेंटर, यू मे यूज एन एवरेज टू अकाउंट फॉर जोन डिफरेंसेस, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अमेजोन तक शिप करने में आपके कितने पैसे लगे। तो यहाँ पे हम कर देते हैं पर प्रोडक्ट के हिसाब से, चले $3 कर देते हैं, पर प्रोडक्ट हमें $3 की पड़ी है शिपिंग कॉस्ट जो है हमारी। तो यहाँ पे अभी हम बताते हैं एवरेज इन्वेंट्री यूनिट स्टोर, ठीक है। यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे ये आपको पूरी एक डिस्क्रिप्शन बता देगा कि क्या आप मतलब यहाँ पे लिखेंगे द एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स यू होल्ड इन इन्वेंट्री फॉर दिस प्रोडक्ट, मतलब कि आप कितनी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचाएंगे। आप हम 500 कर लेते हैं। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि हमें पीछे से प्रोडक्ट कितने की पड़ी है, चले हम कर देते हैं $10। ये हम सिर्फ एक एवरेज निकाल रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है ना। मतलब कि हमारा मैन्युफैक्चरर हमें कितने डॉलर्स की प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए हम लोग जा रहे हैं सर एक क्वेश्चन है। जी जी सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो आपने इसमें मेंशन की है एग्जांपल के तौर पर, ये वो प्रोडक्ट है जो हम अलीबाबा के मतलब वहां से जाके जो लेते हैं सप्लायर से? जी जी ये जो शिपिंग चार्जेस है ना, हम पर प्रोडक्ट के शिपिंग चार्जेस ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको पर प्रोडक्ट कितना चार्ज पड़ा, 1, ठीक है ना। आप चाहे ये रहने दें, ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। अगर हम इसको निकाल भी देते हैं तो हम ये कह देते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि हमारे मैन्युफैक्चरर ने हमें दी $10 की पर प्रोडक्ट, ठीक है ना, और हमें पर प्रोडक्ट जो है वो $1 पड़ी है शिपिंग कॉस्ट। तो हम सब कुछ यहाँ पे डाले तो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो कितना होगा, $2.60। अगर हम 32 की सेल करेंगे, ये प्रोडक्ट $1 शिप टू अमेजोन हम करेंगे, मतलब कि हमारे शिपिंग चार्जेस आएंगे और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो हमें $10 पड़ेगी, ठीक है ना। उसके बाद जाकर हमें 8.13%। अहमद सर जी जी क्या आप इन्हें थोड़ा सा और ओवरव्यू देंगे? जी सर अभी क्लियर नहीं हुआ, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो अलीबाबा के थ्रू होती है, तो ये वो हमें सप्लायर मैं आपको के साथ बताता जो हूँ डील करेंगे फिर बता जी। चलेगा। इसमें इन बॉक्सेस में जो आपने डिटेल पुट इन करनी है ना, वो आपको तभी आएंगी जब आप ना सप्लायर से बात कर लेंगे। जी सर। उसमें आपको इंडिविजुअल यूनिट का प्राइस मिल जाएगा, ठीक जी है। उसमें अगर आप उसी सप्लायर के थ्रू शिप करवा रही हैं अमेजोन के वेयर हाउस में, तो वो आपको बता देगा कि शिपिंग चार्जेस कितने हैं, जी ठीक सर। है। उसके बाद जो शिपिंग कंपनी है वो आपको बताएगी कि अगर आप बाय एयर कर रहे हैं या बाय सी कर रहे हैं तो उसका अलहदा आपको वैट पड़ेगा ना, वैट कहते हैं टैक्स को, ट्रैवलिंग टैक्स को। तो वो सारी डिटेल्स आपको आपका सप्लायर या जो आपका शिपिंग एजेंसी है वो दे देगी, फिर आप इसमें सब कुछ पुट इन करेंगे। ये टॉपिक भी तब का ही है, ये अगर सोर्सिंग में ही टच इन हो तो ज्यादा बेहतर है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जी सर। बाकी इसमें बेसिकली इतना मुश्किल नहीं है। आप जस्ट जो अलीबाबा से, अली एक्सप्रेस से, या जरूरी नहीं है, और भी कई वेबसाइट्स हैं, आप जहां से भी सोर्स कर रहे हैं, इवन पाकिस्तान से लोकल सोर्स कर रहे हैं, आप उसकी पर यूनिट प्राइस डालते हैं,
आप उसके टैक्सेस डालते हैं जो कि आपकी स्पेसिफिक स्टेट है, फोर्थ से यूएस है, यूके है, जहां भी आप सेल करना चाह रहे हैं उस पे आपके कुछ ना कुछ टैक्सेस आपके लगते हैं। आप एलएलसी क्रिएट करती हैं, आप वो टैक्सेस यहाँ पे पुट इन करते हैं, आप अपने शिपिंग कॉस्ट यहाँ पे पुट इन करते हैं। फॉर फर्दर जो अमेजोन आपको चार्ज कर रहा है एफबीए फीस, वो आप यहाँ पे पुट इन करते हैं। देन ये सब पुट इन करने के बाद आपकी एक प्रॉफिट रेशो निकलाता है। तो उसमें आप इसका प्राइस, एक वो प्राइस आप पुट इन करते हैं जो आप अमेजोन पे जिस प्राइस में सेल करना चाह रहे हैं, वो प्राइस आप कहाँ से आइडेंटिफाई करते हैं। उसके लिए आप अपने कॉम्पिटिटर एनालिसिस करते हैं कि जो मेरा कॉम्पिटिटर है वो किस प्राइस में सेल कर रहा है। आप प्राइस वार करने जाते हैं कि मैं ऐसे लेस प्राइस में करूंगा, तो आपका प्रॉफिट बिल्कुल नल हो जाता है। उसमें आपको एक रीजनेबल प्राइस को मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप अपने कॉम्पिटिटर से आधा डॉलर कुछ सेंट्स या इवन $1 भी लेस करते हैं तो ये इनफ है। सो ये सब कुछ डिटेल पुट इन करने के बाद ये जो एफबीए प्रॉफिट कैलकुलेटर है, ये आपको नीचे बताता है कि अगर आप ये सब कुछ इसी प्राइस में खरीदते हैं अपने सोर्स कंपनी से, इतने प्राइस में शिप करते हैं, इतना हमें टैक्स पे करते हैं, इतनी हमें एफबीए की फीस देते हैं, और फिर नेक्स्ट जाके आप इस प्राइस में अमेजोन पे सेल आउट करते हैं, तब जाके आपको इतना प्रॉफिट बचेगा। सो इसमें अगर प्रॉफिट आपका 25% आ रहा है तो वेल एंड गुड है। अगर इसे लेस है तो फिर हम एक तो करते हैं कि प्रोडक्ट ही इग्नोर कर देते हैं, या फिर हम कोशिश करते हैं कि हम इससे भी लेस प्राइस में सोर्स करें ताकि हमारी मैन्युफैक्चर जो कॉस्ट है वो कम हो जाए, और जो हमारा रिक्वायर्ड गोल है 25% प्रॉफिट का, वो हम अचीव कर सकें। आर यू क्लियर? क्या अभी सबको समझ आ गया? जी सर, काफी समझ आ गया। अगर कोई भी डाउट्स है तो आहिस्ता 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 आपको समझ आ जाएगी, नो प्रॉब्लम। आप जब सर खुद करेंगी ना मतलब आपको समझ आ जाएगी। सर मतलब ये जब हम करेंगे, जब हम सप्लायर ढूंढ लेंगे, ये तब फिर हाँ जी, होगा। हाँ जी, एग्जैक्टली। आप सोर्सिंग जब स्टार्ट करेंगी तभी आपको डिटेल मिलेगी। अभी आपने प्रोडक्ट हंट किया, आपको वो प्राइस पता है जिस प्राइस पे वो प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल हो रही है। आपको जी वो सर। प्राइस नहीं पता कि जो कॉम्पिटिटर ने किस प्राइस में ये प्रोडक्ट पीछे से सोर्स किया। उसके लिए जी आपको सर। सप्लायर से कम्युनिकेट करना जरूरी है। उसके बाद फिर जाकर आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। जी जी। सर। जी, तो यहाँ पे फैसल इरशाद आए हैं। फैसल इरशाद आप कौन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा ताल्लुक रहीम यार खान से है और मैं जॉब होल्डर हूँ। सर अहमद, आई थिंक ये डेमो क्लास के लिए आए हैं, मैंने इन्हें लिंक फॉरवर्ड किया था। ओके ओके, ठीक हो हाँ, गया, ठीक। डेमो क्लास के लिए मुझे बताया सर ने। जी जी, नो प्रॉब्लम, जी, ठीक हो गया। इनकी डेमो क्लास है। ओके सर आप क्लास कंटिन्यू कर सकते जी जी, ओके। हैं। काइंडली अपना तो माइक ऑफ कर दीजिए। जी, चले अभी अगर हिना निशान आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कि आपके आई थिंक जितने भी आपने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे वो मैंने क्लियर कर दिए अपनी तरफ से, तो आप भी अगर कुछ चाहती हैं तो पूछ सकते हैं। जी सर, थैंक यू। अभी के लिए क्वेश्चन यही थे मेरे पास। चले कोई बात नहीं, अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप क्लास के एंड में पूछ सकती हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे गिव अवेज के बारे में हमने आपको बता दिया था, ये भी मैंने आपको दिखा दिया। जी, यहाँ पे कुछ साइज की लिमिट्स बताई गई हैं। स्टैंडर्ड साइज एफबीए लिमिट्स, प्रोडक्ट पैकेजिंग एंड मास्टर कार्टन। जितनी बड़ी आपकी पैकेजिंग होगी उतना ही आपको शिपिंग फी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे डायमेंशन दिए हुए हैं, शुड बी अंडर 18 क्रॉस 14 क्रॉस 8 इंचेस, वेट शुड बी अंडर 20 एलबीज। ये अगर डायमेंशन और वेट आपकी इसके बराबर है या इसके नीचे है तभी आपको जो एफबीए की फीस है कम पड़ेगी, नहीं तो आपको एफबीए की फीस डबल चार्ज करेगा अमेजोन। जितना ज्यादा वेट होगा उतना ही अमेजोन आपको शिपिंग फीस चार्ज करेगा। जैसा कि 2 kg से ज्यादा हम रिकमेंड नहीं करते कि वेट 2 kg से ज्यादा हो। आप कोई भी प्रोडक्ट अगर ढूंढेंगे तो 2 kg से नीचे ही होनी चाहिए, बिकॉज जितना ज्यादा वेट होगा आपको भी उतना ही ज्यादा प्रॉफिट कम होगा और जो खरीदने वाला है उसमें भी उतनी ज्यादा शिपिंग फी पड़ेगी। तो इस वजह से ऐसी प्रोडक्ट हम नहीं हंट करते। और मास्टर कार्टन डायमेंशन, अगर मतलब कि एक प्रोडक्ट पैकेजिंग होती है एक छोटी प्रोडक्ट, अगर मास्टर कार्टन पे आ जाए मतलब 50 एलबीएस मास्टर कार्टन, डायमेंशन शुड बी अंडर 25 क्रॉस 25 क्रॉस 25 इंचेस।
मास्टर कार्टन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, कार्टन की शेप में आ जाता है, उसमें हम कुछ बड़ी चीजें डालते हैं। वेट शुड बी अंडर 50 एलबी। मतलब कि अगर हम कार्टन के कोई ऐसी चीज बेच रहे हैं कि कार्टन में पूरी आ रही कोई बड़ी चीज हम बेच रहे हैं, तो उसका वेट 50 एलबी से नीचे होना चाहिए। नहीं तो अगर उससे ज्यादा ऊपर हुआ तो हमें और भी ज्यादा वहां पे फीस पड़ेगी, हमें डबल फीस पड़नी स्टार्ट हो जाएगी। अमेजोन हमें डबल फीस चार्ज करेगा। तो ये कुछ लिंक्स हैं जो FBA फी कैलकुलेट करते हैं। तो आप मतलब ये बताएगा अमेजोन का है, तो मैं ये स्लाइड शेयर कर दूंगा, आप उसके बाद जाकर ये इनको देख सकते हैं फर्दर। ये अच्छा, इसमें एक चीज है, जी मैं थोड़ा सा इन्हें बता दूं जी जी कि आप FBA फी को कैलकुलेट करने के लिए आपको अपने प्रोडक्ट की डिमेंशन अच्छे से याद होनी चाहिए। हाँ जी अगर आप इस लिंक को ओपन करेंगे ना, तो वो आपसे जो रिक्वायर करेगा वो ये कि आप डिमेंशन दें अपने वेट ना प्रोडक्ट की। अ, उसमें आप या इंचेस में करना चाहते हैं या मिलीमीटर में करना चाहते हैं, सेंटीमीटर में, वहां से आप स्केल्स को चेंज कर सकते हैं। तो जब आप अपनी डायमेंशन, ये इस बात का खास ख्याल करना है कि FBA फीस को कैलकुलेट करते हुए आपको अपने प्रोडक्ट की डायमेंशंस एट इज इट याद होनी चाहिए। जी। ये अब देखें, अगेन आपको ये डायमेंशंस जो है वो हमें जंगल स्काउट भी बताता है। ये चेक करें, अगर किसी के ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा, कोई कहता है मुझे ये ऑप्शन नहीं शो होता, तो आप मेन मेन्यू में जाएं, यहाँ पे कस्टमाइज व्यू व्यू में जाएं, और आप यहाँ से जो चीज चाहती है कि आपको शो हो उस पर टिक कर ले, जो चीज चाहती है आपको शो ना हो उस पर ये देखें, मैंने यहाँ पे अनटिक किया और यहाँ पे डायमेंशन चली गई है। ठीक है ना, यहाँ पे मैं फिर से टिक करूंगा और डायमेंशन आ जाएंगी। ठीक हो गया। आप यहाँ से भी जाकर कोई भी चीज जो देखना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं। इसको आपने मस्ट टिक करना है। ही ना, आपके भी जो स्टैट्स थे उसमें डायमेंशन शो नहीं हो रहे थे, जी सो जी। आप अपने मेन्यू में जाके उसको ओके कर लें। सो इस ये तरह आप डायमेंशन, अगर फोर से जंगल स्कॉट में कोई ग्लिच आ रहा है और डायमेंशन नहीं भी शो हो रही, तो आप सप्लायर से भी, जो मैन्युफैक्चर है, वो आप उसे ले सकते हैं नॉइस के, जो आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर मुझे करके दे रहे हैं, इसकी डायमेंशंस क्या है। तो जब आप उन डायमेंशन को FBA फीस कैलकुलेटर में डालेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि अमेजोन उसको शिप, उसमें पैकेजिंग के या फिर अपने वेयर हाउस में रखने की कितनी फीस चार्ज कर रहा है। मैं थोड़ा सा इसको और आसान कर देता हूँ कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता, यहाँ से भी देखना नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, तो आपका मैन्युफैक्चरर उसकी प्रोडक्ट के बारे में एक एक चीज जानता होता है। ठीक है, तो आप उससे कुछ भी पूछ सकती हैं, हर चीज आप उससे पूछ सकते हैं। ठीक है ना, वो अपने प्रोडक्ट के बारे में A to Z आपको गाइड करते हैं। जब आप सोर्स करेंगे, आपका मैन्युफैक्चरर आपसे बात करेगा, तो उससे आप A to Z गाइडेंस ले सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ अमेजोन ने अपनी फुलफिलमेंट फी बताई हुई है कि हम इतने वेट पर, इतने साइज पर हम क्या फीस चार्ज करेंगे। स्मॉल स्टैंडर्ड साइज जो होता है 10 ओज और लेस, वो चार्ज करेंगे 250, मतलब $2.50 वो चार्ज करेंगे स्मॉल स्टैंडर्ड पर। अगर स्मॉल स्टैंडर्ड आपका साइज है तो वो 2.63 चार्ज करेंगे। लार्ज स्टैंडर्ड में 3.31, लार्ज स्टैंडर्ड साइज 10 + 2 16 ओज, ये ओज वेट है, तो उसमें वो चार्ज करेगा $3.48। लार्ज स्टैंडर्ड साइज 2 to 3 एलबी। मैंने यही बताया था ना कि आपका जितना वेट बढ़ता जाएगा अमेजोन की फीस उतनी बढ़ती जाएगी, जितना बढ़ता जाएगा अमेजोन की फीस उतनी बढ़ती जाएगी। यहाँ पे जैसे है लार्ज स्टैंडर्ड साइज 3+ LB to 21 LB, $5 प्लस $0.38 पर LB अबव फर्स्ट 3 LB। मतलब कि पहली 3 LB पर वो 0.38, नहीं नहीं, जो पहली 3 LB पर है वो 5.42 रहेगा। उसके बाद जितनी भी एलबीज आएंगी, मतलब कि जितनी भी एलबी बढ़ती जाएगी उसको पर एलबी पर 0.38 और प्लस करता जाएगा अमेजोन। सर अहमद, मैं पूछ रही थी जी कि जी FBA फीस नॉन अपैरल आइटम जी। और जो नीचे लिखा FBA फीस फॉर अपैरल आइटम्स, इन दोनों में क्या फर्क है इसमें सर? जी, इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है स्मॉल साइज, एक होता है ओवर स्मॉल साइज। स्मॉल, उसमें एक स्टैंडर्ड स्मॉल साइज होता है, उससे जो चीज ऊपर जाती है हम उसे नॉन अपेरेंट कहते हैं। उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज होता है लेकिन वो मिनिमम होता है। एक देन उसके बाद तीसरा साइज आ जाता है लार्ज स्टैंडर्ड साइज। वो स्टैंडर्ड साइज होता है लेकिन जो लार्ज से ऊपर जाता है हम उसको अपेरेंट एटम कहते हैं। तो जो स्मॉल ओवर साइज से ऊपर आपका प्रोडक्ट जाता है उसे नॉन अपेरेंट कहते हैं, और जो लार्ज स्टैंडर्ड साइज से ऊपर जाता है उसको हम अपेरेंट आइटम्स कहते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। अमेजोन FBA रेफरल फी चार्ट, इसी को हम थोड़ा सा कंटिन्यू कर देते हैं कि अमेजोन फीसिस से कैसे बचा जाता है। अगर तो लोग FBM करते हैं, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट,
वो लोग यही कर सकते हैं जो वहाँ के लोकल हैं। और से अगर आप यूएसए को हिट कर रहे हैं, यूएसए को टारगेट कर रहे हैं, तो यहाँ पाकिस्तान से एफबीएम करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। आप यहाँ से पिक एंड शिप नहीं कर सकते अपने हर प्रोडक्ट को। सो एफबीएम करने के लिए आपको वहाँ का लोकल होना जरूरी है, या एटलीस्ट आपने वहाँ पे एक ना वेयर हाउस फॉर्म किया हो आई एम सॉरी फॉर आपके। द डिस्टरबेंस। अहमद सर, आप कहाँ पे पहुंच गए? मैं थोड़ा इन्हें एफबीएम ही एक्सप्लेन कर रहा था क्योंकि स्लाइड्स तो आगे फर्दर जा नहीं रही थी। आई एम सो सॉरी फॉर द एफबीएम डिस्टरबेंस। चले। जी जी। सो एफबीएम मैं बता रहा था कि लोकल लोग ज्यादा ना एफबीएम कर सकते हैं इजीली, या अगर पाकिस्तान से रहकर आप बड़े स्केल पे करते हैं और यूएसए यूके में फार्म हाउस क्रिएट करते हैं और वहाँ पे पिक एंड शिप के लिए एक बकायदा एजेंसी क्रिएट करते हैं, तो वैसे एफबीएम के फायदे हैं। क्योंकि आप एक एफबीए फी से बच जाते हैं। दूसरा, आपको रिफंड करना आसान है, आपका जो स्टोर है वो डी रैंक भी एफबीएम में कम होता है। लेकिन पाकिस्तान के लिए थोड़ा सेटबैक है कि वो एफबीएम नहीं कर सकते, क्योंकि जो अमेजोन का वेयर हाउस है वो फिल वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। सो हमें मजबूरन एफबीए करना पड़ता है। जी सर, हम नेक्स्ट कंटिन्यू करें। ये एफबीएफ फी यूके की है। आपको ये सारे लिंक्स प्रोवाइड कर दी जाएंगे। आप जहाँ पे जाकर यूके की, यूरोप की, यूएसए की, आप हर चीज़ की रेवेन्यू कर ये फीसिस देख सकती हैं। और ये आ गया रेवेन्यू जो मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाया है, एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर। ठीक है ना? यहाँ ये आप गूगल पे जाकर सर्च करेंगे, वहाँ पे आपको जाकर पता चल जाएगा। ठीक है, तो जी, तो इसका नाम है अमेजोन एफबीए कैलकुलेटर। तो मैं आपको ये ग्रुप में नेम सेंड कर दूंगा, तो उसके बाद आप जाकर इसके साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं। ये मैन्युअली कुछ है कि हम अपने जो मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन है, वो कैलकुलेट करते हैं, बट हम इसको रिकमेंड नहीं करते बिकॉज या अगर यहाँ पे हमारा प्रॉफिट गलत भी हो सकता है। एक बार अगर गलत हो गया तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इस वजह से हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप अमेजोन एफबीए कैलकुलेटर से जाकर कैलकुलेट करें। ठीक है, ये आपको जस्ट ओवरव्यू देने के लिए ऐड किया गया है कि रेवेन्यू इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, मतलब आपकी सेल्स कितनी आ रही हो, आपने कितनी चीजें मतलब कितने की चीजें आप बेच चुके हैं। ठीक है ना? यहाँ से आप अपना एक प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल सोल्ड। ठीक है ना? नेट रेवेन्यू जो आपको Amazon पे आउट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल Amazon सर्विस चार्जेस। ठीक है ना? जब Amazon अपने सारे सर्विस चार्जेस ले लेता है तो उसके बाद जो आपको पेमेंट बचती है वो आपका नेट रेवेन्यू होता है। आप उसे करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जितनी भी आपने अपनी प्रोडक्ट बेची है उसकी जितनी भी कॉस्ट है आप उनके साथ माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। आपका जो नेट प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑल बिजनेस एक्सपेंसेस। ऑल बिजनेस एक्सपेंसेस क्या मतलब कि जो भी आपने गिव अवेज किए, प्रमोशंस किए, एडवर्टाइजमेंट की, फंडिंग को, जितने भी आपने चीजें ये लेकर गए हैं, पीपीसी कैंपेन्स पर पैसे लगाए हैं, वो आप इनके ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस कर देंगे तो आपका आपके पास एक एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मार्जिन आपके पास निकल आएगा कि आपको कितना मतलब बचेगा। ये जो मार्जिन है ना, ये हम ऐसा नहीं करते कि एक ही बार कैलकुलेट कर लेते हैं, बार बार कैलकुलेट नहीं करते। ये हमें हर रोज डे बाय डे हमें कैलकुलेट करना पड़ता है कि आज इतनी बिकी है तो कल इतनी बिकेंगी, परसों इतनी बिकेंगी। फिर आप अगर ये कैलकुलेट करते हैं तो आपको पता होता है कि 10 दिन बाद मेरी इन्वेंट्री खत्म हो जाएगी, तो मुझे अभी से ऑर्डर कर देनी चाहिए ताकि जब 10 दिन पूरे हो, मेरी इन्वेंट्री खत्म हो, तो तब तक वो इन्वेंट्री पहुंच जाए और मैं आउट ऑफ सर्विस ना रहूं। तो इस वजह से आउट ऑफ जी जी जब हम प्रोडक्ट हंट करते हैं सर, जी तो उसकी वेलिडेशन कब तक होती है? क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं ना इनके जी। इसकी जो ऊपर नीचे होता वैलिडेशन रहता है ना। जी ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है ना? कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती है जो ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होती, मतलब कि उनमें सिर्फ 19-20 का फर्क आ जाता है एक महीने बाद। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं कि जिनका हमने आज सर्च की ना, उसके एक महीने के बाद उसके स्टैट्स इतने ज्यादा चेंज हो गए हैं, इतनी डी रैंक हो गई है प्रोडक्ट कि वो प्रोडक्ट हम उसके बाद यूज नहीं कर सकते। तो आपने अगर कोई भी प्रोडक्ट ली है, मतलब कि 3 मंथ बाद हर प्रोडक्ट के स्टैट चेंज हो जाते हैं। ठीक है, 3 मंथ के बाद हर प्रोडक्ट के स्टैट चेंज होते हैं, बट आपने जल्दी करनी है। अगर कोई भी आपने प्रोडक्ट हंट कर लिया तो उसको आपने जल्द से जल्द बेचना है। ठीक है, बिकॉज एक बार स्टैट चेंज हो गए तो अगला भी कोई नहीं खरीदेगा। ठीक है ना? आपके पास 2 मंथ्स अराउंड अबाउट 2 मंथ्स का टाइम होता है।
अस्सलाम वालेकुम। ये दोबारा सब रिपीट कीजिएगा, बात को समझ नहीं आई इस बात की दोबारा जो अभी कौन आपने सी? बताई है ना, ये अभी? यही अभी जो लास्ट स्लाइड पे आपने मार्जिन का बताया ना, ये दोबारा रिपीट कीजिएगा काइंडली। ओके। नहीं नहीं, ये आपको जस्ट मैंने जो मार्जिन बताया है ना, ये इसकी तरफ आपने जाना ही नहीं है। ठीक है ना, आपने किसकी तरफ जाना है ये तो मैंने मैन्युअली बताया, ये आपको बहुत मुश्किल से समझ आएगा। ठीक है ना, आपने जाना है यहाँ पे लिखना है Amazon FBA कैलकुलेटर। यहाँ पे ये लिखना है, अब ये फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी, आपने इस पर क्लिक करना है, कंटिन्यू एज गेस्ट। और यहाँ पे जो आपने एसिन किसी भी प्रोडक्ट का ना, यहाँ से आपने एसिन कॉपी कर लेना ताकि अमेजोन को पता चल जाए कि आप किस प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप चले गए, यहाँ पे आइटम प्राइस क्या है आपकी, मतलब कि जो आपने अमेजोन पर सेल करनी है प्राइस, वो कितनी है आपकी प्राइस। ये है जी, हमने 32 की सेल करनी है अमेजोन पर। शिप टू अमेजोन हमने कितना करना है, मतलब कि शिप टू अमेजोन हमारी शिपिंग कॉस्ट हमें कितनी पड़ी है पर प्रोडक्ट। तो पर प्रोडक्ट हमें, हम कह रहे थे कि हमें $2 पड़ी है। ठीक है, उसके बाद हम इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री यूनिट स्टोर, मतलब कि हम कितनी, अभी हम पर प्रोडक्ट के हिसाब से फाइंड कर रहे हैं। ठीक है ना, ये एक प्रोडक्ट की हमने प्राइस डाली है, यहाँ पे पर प्रोडक्ट हमें $2 पड़े हैं, और यहाँ पे भी हम 1 ही लिखेंगे, मतलब हम एक प्रोडक्ट की अभी डिसाइड कर रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, हम कर देते हैं जी, हमें $10 में ये प्रोडक्ट पड़ी है, हम $32 की बेचेंगे, तो $2 जो है जी हमें आ गई है शिपिंग कॉस्ट। ठीक है ना, $12 की हमारी प्रोडक्ट हो गई है। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। यहाँ पे आया जी, हमें पर प्रोडक्ट जो है ना, वो 3.34% हमें प्रॉफिट आएगा, $1.07 हमें प्रॉफिट आएगा। बाकी सारी ये जो कैटेगरी है ना, ये हमने जरूर डालनी होती है, बिकॉज हर कैटेगरी की अमेजोन शिपिंग फी जो है अलग अलग कट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका यूनिट वेट कितना है, 3.8008 पाउंड। ठीक है, पैकेज डायमेंशन 5 क्रॉस 19.5 क्रॉस 19.5 इंचेस। ठीक है, यहाँ पे ये आपको एक चार्ट भी बता देता है, अभी आपको इसकी नहीं समझ आएगी कि ये कैसा चार्ट है। ठीक है, आप जस्ट यहाँ पे देखेंगे, आपको पता चल गया है कि आपको पर प्रोडक्ट 1.07% बच रहा है। अगर यहाँ पे हम चेंज करके देख लेते हैं कि यहाँ पे हम चेंज करते हैं जी, $10 की नहीं, हमें $8 की पीछे से पड़ी है, देन कितना निकलता है, देन हमें $3 पर प्रोडक्ट बचेंगे। ठीक है, हम जैसे ही कम करते हैं कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन उतना ही बचता जाएगा। हम $1 की कर लेते हैं कि हमें $1 की सोर्स हुई है, तो हमें $10 मुनाफा आता है, बट इतने की सोर्स होती नहीं है। अगर हम यहाँ पे $13 कर लेते हैं, $13 की हमने सोर्स की है, $2 ऊपर खर्चा आया है, तो हम लॉस में जा रहे हैं। ठीक है, यही चीजें आपने सबसे पहले चेक करनी होती है। ठीक है ना, कि अगर हम इतने की सोर्स करते हैं, तो हम मतलब कि क्या कहते हैं, मतलब हमें मुनाफा नहीं होगा, हम लॉस में जाएंगे। ठीक है, अगर हम $12 की सोर्स करते हैं, तो हमें कितना बचेगा, हम ये भी माइनस में जाएंगे। अगर हम $11 की सोर्स करते हैं, तो हमें कितना बचेगा, $0.07। ठीक है, अगर हम 10 की सोर्स करते हैं, तो हमें $1.07 बचते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या एक कैलकुलेट कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हैं उस प्रोडक्ट का पहले से ही। ठीक है, आपको समझ आ गया अभी? जी, ये अली बाबा की, मतलब ये एक एग्जांपल ऐड की थी, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में जब हम प्रोडक्ट सोर्स करेंगे। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम करते हैं Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर। आपके जितने भी कुछ भी क्वेश्चन है, आप हमें बताएं, हम प्रैक्टिकल करके आपको यहाँ पे दिखाएंगे। जी अच्छा सर, मैंने क्वेश्चन पूछा था। जी जी सर, जो मेरे फादर हैं वो 25 ईयर्स से ये काम कर रहे हैं सर, कि जो बेबी गारमेंट्स है जी उसका चाइना से और तुर्की से सारा जो माल होता है जी वो ऑर्डर कराते हैं, जो शिपमेंट आती है उसको कैलकुलेट करके प्रॉफिट मार्जिन इस तरह निकालते हैं। जी। तो सर वो पूछ रहे थे कि वो ये सब ऑनलाइन भी कर सकते हैं, मतलब अमेजोन पे कर सकते हैं, ऑनलाइन भी करते हैं वो फेसबुक के ग्रुप्स में।
पर वो पूछ रहे थे कि वो भी अमेजोन पे कर सकते हैं। आप पहले जो भी वो प्रोडक्ट मंगवाते हैं ना, वो कीवर्ड लें और उनकी मार्केट रिसर्च करें, ठीक है ना। वो आप पहले ये देखें कि वो किस मार्केट में अच्छा है। बेबी गारमेंट्स का काम करते हैं, बेबी एक्सेसरीज, बेबी गारमेंट्स, जी इनका जी, सारी उनकी शॉप है। आपको तो नहीं, आपको एक मिनट, मेरी बात सुने। वो प्रोडक्ट चाइना से सोर्स करके पाकिस्तान में सेल करना चाह रहे हैं? करते हैं वो सर ऑलरेडी 25 ईयर्स से। ठीक है, तो ये सब कुछ अब ऑनलाइन करना चाह रहे हैं थ्रू अमेजोन पे पूछ रहे थे कि अमेजोन पे स्कोप है अगर मैं करना चाहूँ तो। मैंने उनसे आप कहा था कि जो अमेजोन, बेबी प्रोडक्ट उनके लिए सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, तो शायद ये आप मुश्किल नहीं हो। कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन की भी इतना इशू नहीं है, उसमें आपको एक लार्ज बजट रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि इस तरह आप पीएल की तरफ जा रही हैं, आप वहां से सोर्स करके उसके लिए आपको एक रजिस्टर्ड कंपनी का होना लाजमी है, तभी आप पीएल करेंगी। सो कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए एक लार्ज बजट रिक्वायर्ड होगा। सर उससे पहले हमें मार्केट रिसर्च भी करनी पड़ेगी कि हमें ये देखना पड़ेगा कि ये किस काउंटी में ये हाँ, तो प्रोडक्ट है। ऑब्वियसली आप ये भी देखेंगे ना कि जो आप प्रोडक्ट वहाँ सेल करना चाह रहे हैं उसकी डिमांड है भी यूएसए, यूके या जिस भी आप स्टेट में जा रहे हैं, वहाँ से आप एनालिसिस तो करेंगी कि ये प्रोडक्ट वहाँ पे डिमांड है, सेल आउट हो रहा है। अगर ये सब कुछ ओके होता है तो आप कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको बजट चाहिए होगा, क्योंकि आप सर मैनुअली करते हैं, मतलब तुर्की से और जितने भी उनके चाइना में जो सप्लायर्स है ना, वो फैक्ट्री रेट से भी लेकर आते हैं सारा। फिर सर अगर ये वो उनकी मैन्युअली करते भी हैं तो उन्हें कहिएगा कि, बल्कि उन्हें तो नहीं ये चीज़ समझ आएगी, आप खुद उन्हें करके देना कि आप अली बाबा से एक दफ़ा सोर्सिंग करके देखें, वहाँ से सप्लायर से उस प्रोडक्ट के रेट्स लें और उनसे पूछें कि आप चाइना में पाकिस्तान में अगर वो शिप करते हैं तो उनकी जो शिपिंग सिटीज़ हैं वो या कराची हैं या सरगोदा है या फैसलाबाद है। अब आपने देखना है कि कौन सा हब आपकी सिटी के नज़दीक है, उस हब का आपने उन्हें नाम बताना है, उनसे पूछना है कि आप यहाँ तक शिप करने के कितने पैसे लेंगे। सो चेक करिएगा कि आपको अगर मैनुअली सोर्सिंग में क्या आपका रेट आ रहा है, और इस तरह अली बाबा से अगर आप सोर्सिंग करती हैं तो तब क्या है। ठीक है मैम, क्योंकि उनको सारे रेट्स का पता है ऑलरेडी, तो मैं उनसे कहूंगी कि आप अली बाबा से एक आध दफा आप मंगवा के देखिए। उनके पास बैठिएगा ना, तो इकट्ठे बैठ के रिसर्च करना, हो सकता है कि आपको अली बाबा पे रिलेटिवली कम प्राइसेस मिल जाए। ठीक है सर। आज का क्यूएन है ना थोड़ा अलग तरीके से होगा, मैं वन बाय वन सबको मेंशन करूंगा। जो वो स्टूडेंट है वो अपना माइक ऑन करके तो क्वेश्चन कर सकते हैं। हर कोई लाजमी क्वेश्चन करेगा, ऐसा नहीं है कि कोई कहे कि मेरा क्वेश्चन ही नहीं है, और ये हो भी नहीं सकता, क्योंकि एक दो स्टूडेंट्स मेरी नज़र में हैं। आज चौथा लेक्चर है और उन्होंने अपनी आवाज़ तक नहीं हमें सुनाई। आई थिंक वो क्लास को म्यूट लगा के घर के काम कर रहे होते हैं, सो उन्हें भी मैं थोड़ा डिस्टर्ब करना चाहूंगा आज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिस्ट में हमारे शो हो रही है ऐमन। ऐमन अपना माइक आप ऑन करें और क्वेश्चन करें मेरे से प्रोडक्ट हंटिंग के रिलेटेड। ये अभी न्यूबी है, ये आज पहली क्लास अटेंड कर रही ओके, देन हिना है। हिना, आप अपना माइक ऑन करें, आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो। नहीं सर, मैं अभी वो जो आपने भी बताया है कीवर्ड सर्च करने का, उससे मैं प्रैक्टिकली करके देख रही हूँ। अगर कोई मुझे ठीक है, लगेगा मुझको तो मैं आपसे पूछ लेती हूँ। चले ठीक है, ठीक है हिना, आपकी बात तो मानने में आती है कि आपने प्रोडक्ट हंटिंग सीख ली है, कोई क्वेश्चन। सर बीरम और हिना को इस क्लास में क्लियर करा दो, तो ये बहुत ही फास्ट कर जी, रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मेरा के क्वेश्चन आई थिंक हो गए हैं। सो नेक्स्ट हम जाते हैं मियां उमैर अली। मैं उमैर भाई अपना माइक एक्चुअली ऑन करें। जी लैपटॉप आ अस्सलाम जाए और मैं भी स्टार्ट करूँ। जी, आप जब लैपटॉप आएगा तो आप स्टार्ट कर सकते इंशाल्लाह हैं। जी सर। उमैर भाई। जी 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 मेरा क्वेश्चन फिलहाल मैं नहीं आपसे करूंगा कोई, ना ही मेरे को माइंड में क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने अभी टूल्स नहीं लिए, अभी मैंने प्रैक्टिकली वर्किंग नहीं शुरू की। जो ठीक है, लिसनिंग हो रही है वो स्लाइड्स भी आ रही हैं, मैं उसको भी रीड आउट कर रहा हूँ और ईवीएस की वीडियोस भी देख रहा हूँ, उससे ठीक है, आ रही है, समझ आ रही है, लेकिन प्रैक्टिकली करने के बाद इंशाल्लाह जरूर मैं आपसे क्वेश्चनिंग करूंगा, वो हो तो सकता है फिर आप ठीक है, नहीं पाए। नो डाउट प्रैक्टिकल करना लाजमी, लेकिन आपने थ्योरेटिकली जितना भी सुना है या सीखा है उसके रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन नहीं है, सब क्लियर है। हाँ नहीं, वो मैं साथ साथ पूछ लेता हूँ, अगर को होता है ना मैसेज कर लेता हूँ या माइक ऑन करके मैं पूछ लेता हूँ साथ ही। चलें, वेल एंड गुड है। तो सो नेक्स्ट है मिशल। मिशल, आप अपना माइक ऑन करें। मिशेल, आर यू देयर? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम।
सर मेरा नाम मिशाल है, मिशल नहीं है। आप लोगों सो ने तो मेरा आपको नाम चाहिए था कि चेंज कर आपको दिया। चाहिए था कि एक ए ना मजीद ऐड करती, फिर ये मिशाल बनना था। फिर मिसाल बन नहीं सर, मेरे स्पेलिंग शुरू से ही यही है। चलें, फिर हमारी मिस्टेक है, हम माफी मांगते हैं आपसे। नहीं विशाल, आप अपना नहीं कोई क्वेश्चन। बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ना कीवर्ड्स के बारे में है, क्योंकि मैंने 2 क्लासेस मिस की हैं। तो मैंने सर एमर को भी बताया था किस वजह से की है, तो मुझे ठीक है। कीवर्ड्स की अब तक समझ नहीं लगी है। कीबोर्ड मिशाल इतना डिफिकल्ट नहीं है। जस्ट आप अपनी एक प्रोडक्ट जो भी आइडेंटिफाई करते हैं ना, तो वो किन किन नामों से अमेजोन पे सर्च आउट हो रही है उसे हम कीवर्ड कहते हैं। अगर आप एक सर जीन्स की पैंट सर्च मैं करें। इनको लाइव एग्जांपल एक दिखा देता हूँ, क्योंकि ये इशू सबको ही आ रहा था, तो मैं सोच रहा था इनको एक लाइव एग्जांपल दिखा ठीक है, दूँ। आप सर मैं मेरा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि मैं भी साथ चले, मुझे भी आप दिखा दीजिएगा बाद में। तो ये क्या कहते हैं, इसके कोई स्पेसिफिक नेम होता है या कोई जी जैसे आम आम रूटीन में यूज हो रहे होते हैं, जैसे अपने इधर पाकिस्तान में जीन्स पैंट है, जीन्स को हम जीन्स कह देते हैं, जी, या कोई शूज है, तो उनका कोई स्पेसिफिक नेम होता है या कैसे करना होता है उनको, वो मैं ये आपको सर बताता ये हूँ। रीजन टू रीजन वेरी करते हैं। आपको पता हो कि यूएसए में जीन्स को ज्यादा आउटफिटर कहा जाता है, यूएसए में। तो ये रीजन टू रीजन वेरी करता है। कुछ इसको नैरो पैंट कहते हैं, कुछ इसको पैंट्स कहते हैं। अब जो यहाँ पे शॉर्ट्स फोर से हम शॉर्ट्स यूज करते हैं, वो किसी कंट्री में मजीद किसी और नाम के साथ फेमस है। सो हमने अगर ये पता करना है कि कौन से प्रोडक्ट के रिलेटेड कीवर्ड सबसे रेलिवेंट है, तो उसमें हम उसका सर्च वॉल्यूम देखते हैं। वो हमने फर्स्ट क्लास में सिखाया था कि हीलियम 10 के थ्रू मेन कीवर्ड कैसे ढूंढा जाता है। तो अभी अभी मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, ये चेक करें। मैंने यहाँ पे लिखा है स्टॉपर फाट दो, ठीक है। अभी मुझे ये भी पता है कि यहाँ पे मैं आया हूँ कि चीज खरीदने के लिए, ठीक है ना। मुझे रियल नेम नहीं पता उसका, मैंने ये कह दिया कि स्टॉपर फाट दो, ठीक है। बट ये आपको भी पता है कि ये रियल कीवर्ड नहीं है, ठीक है ना। तो हम ये कीवर्ड को पहले हम देखेंगे कि ये रियल कीवर्ड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये कुछ मुश्किल कीवर्ड है कि हमें नहीं पता कि इसका रियल कीवर्ड क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसका एसिन कॉपी करेंगे, ठीक है ना। मतलब कि ओरिजिनल कीवर्ड निकालने के लिए सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इसका ओरिजिनल कीवर्ड क्या है, ठीक है। यहाँ पे हमने यहाँ पे एसिन वहां से कॉपी किया और सेरिब्रो में जाकर पेस्ट किया और यहाँ पे किया गेट कीवर्ड्स, ठीक है। इट लुक्स लाइक एन एरर, प्लीज ट्राई अगेन, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट, मैं दूसरे टूल से एक बार चला लूँ, ये टूल्स नहीं चल रहा। सर आई थिंक वो टेक्निकल एरर है, अब इसको सॉर्ट आउट करें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको जी बाद जी में हम हिट कर लें। जी जी, हम बाद में हिट कर देते हैं, बिकॉज ये टेक्निकल तो है। आपके जिनके कीवर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है वो ना, जैसे ये टेक्निकल एरर सॉर्ट आउट होता है फिर उसका आंसर किया जाएगा। नेक्स्ट हम लेते हैं सर विशाल का। सर एक्सक्यूज मी सर, सर ये सेम इशू मेरे भी पास यही शो होता है हीलियम 10 में ज्यादातर जी कीवर्ड जी, सर्च करने पर। मैं आपको वो बता देता हूँ कि आपके पास क्या एरर शो होता है। वो इस वजह से यहाँ पे हीलियम 10 की 3 वेब दी गई है, ठीक है ना। अगर एक नहीं चलती, क्योंकि एक में कभी कभी ग्लिचेस आ जाते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे एरर आ जाते हैं। तो आप इसको बंद करके ये चला लें, अगर ये भी नहीं चलते तो इसको बंद करके ये चला लें। अगर ये भी नहीं चलती आप तो उसके सर्वर बाद सर्वर चेंज कर सकती हैं। जी एक हम सर्वर बिजी हो जाता है, दूसरा सर्वर जी कर सकती हैं। जी सर, थैंक यू। सो मिशाल, आपका कोई क्वेश्चन है मजीद? नहीं सर, मेरा यही क्वेश्चन था। बाकी अगर हुआ तो मैं बाद में पूछ लूंगी।
और सर जो मैंने पिछले लेक्चर नहीं लिए 2, तो उनका क्या करूं अब मैं, क्योंकि वो भी वो प्रोडक्ट आपने हंटिंग वो आपने ग्रुप ज्वाइन किया है, जो सर अहमद ने प्राइवेट ग्रुप एक क्रिएट किया, उसमें जी। आप मेंबर हैं? उसमें हाँ आपको जी। लेक्चर, एक लेक्चर आई थिंक उसमें कर दिया गया अपलोड, मजीद भी दोनों लेक्चर अपलोड हो गए, दोनों लेक्चर अपलोड हो जी दोनों हो गए हैं। सो थर्ड वन कौन प्रोडक्ट कौन से हंटिंग का ये लेक्चर? वो मोस्टली प्रोडक्ट हंटिंग को ही है, प्रोडक्ट हंटिंग के रिलेटेड ही हैं वो सारे लेक्चर्स। चलो सर मैं वो ले लूंगी। थैंक जी यू। आपको वहाँ से मिल जाएंगे। सो नेक्स्ट या रिदा, आप अपना माइक ऑन करके क्वेश्चनिंग करें हमसे, आपके जहन में क्या डाउट्स हैं प्रोडक्ट हंटिंग को लेके। जी रिदा अपना माइक ऑन करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम रिदा। जी सॉरी सर, मेरा नेट चला गया था, ऑफलाइन हो गई थी, अभी ऑन हुई हूँ। अच्छा, ये सर्च वॉल्यूम के आगे जो आता है NA, एनए का मतलब होता है कि नॉट अवेलेबल। वो आपके टूल्स जब ज्यादा बिजी होते हैं ना, उनमें ग्लिच आने लग जाता है। वही सर अहमद बता रहे थे कि जब इस तरह आए तो आपने अपना सर्वर चेंज कर लेना। ठीक जी वो एनए से होता है कि नो रिजल्ट। ठीक हो नहीं, गया। एनए का मतलब होता है कि नॉट नॉट अवेलेबल, अवेलेबल, सॉरी नॉट अवेलेबल। नॉट अवेलेबल। वो आपके टूल्स जब सर्वर हैवी होता है, अमेज़न का अगर बिजी होता है, तो आपके ऐसे कोई ग्लिच आए ना, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट का बटन दबाएंगे, ऐसे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट, तो आपके पास ये सेटिंग ओपन हो जाएगी। आपने क्या करना है, ये कैचेस जो है ना, इसको टिक करके यहाँ से क्लियर डाटा कर देना है आपने, ठीक है। तो उसके बाद आपके वो टूल्स चल जाएंगे। बिकॉज ये कैचेस का थोड़ा मसला आ जाता है बीच में ब्राउजर में, तो कैचेस की वजह से वो कभी कभी स्टॉप हो जाती है। जी रिदा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपका? बस सर अभी तक तो नहीं है। जी मैं आपसे वन बाय वन सबसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आज हमने प्रोडक्ट हंटिंग को फिनिश करना है, और लिहाजा ज़रूरी है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, क्योंकि ये बड़ा मेन एस्पेक्ट है किसी भी बीए के लिए। तो वैसे तो मुझे काफ़ी देख के आइडिया हो रहा है, मैं काफ़ी कॉन्फिडेंस हूँ कि आप में से जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं प्रोडक्ट हंटिंग है वो जान गए। फर्दर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो भी आपको ऑब्वियसली हर्डल्स आएंगे, मुश्किल आएंगे, उनके लिए हम हैं, हम सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, बेसिक क्राइटेरिया, वो आप सब सीख चुके हैं। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। सना, 2 सना है यहाँ पे, एक सना खान है। जो 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 सिंगल सना जिन्होंने लिखा वो अपना माइक ऑन करके क्वेश्चन कर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सना, आपको क्या क्या समझ आई है? प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में मैंने थ्योरेटिकल भी देखा है और वीडियोस लेक्चर भी लिए हैं, VS के एक्स भी है मेरे पास, मैंने वो वीडियोस लेक्चर भी देखे हैं। एंड देन अब मैं प्रैक्टिस करना चाह रही हूँ, तो टूल्स ट्राई किए हैं। बाकी जो भी अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हुई तो आई विल कॉन्टेक्ट यू। यानी आप प्रोडक्ट हंटिंग को लेके फुल क्लियर है, आपको कोई डाउट नहीं है? जी अभी तक तो ठीक, वेल एंड गुड हो गया, आप अपना माइक ऑफ कर सकती हैं। सो नेक्स्ट सना खान एक स्टूडेंट है, आप क्वेश्चन कर सकती हैं सना। सना खान अपना माइक ऑन कर लें। सना खान, आर यू देयर? नमस्ते, ये सना खान कौन है? चले नेक्स्ट जो है हमारे पास सुलेमान सुल्तान खान भाई, आप अपना माइक ऑन करें और क्वेश्चन कर सकते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? सर मैं आज जी वालेकुम। थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि मैं चला गया था नमाज को, वापस आया हूँ तो तकरीबन मेरे ख्याल से वो मुझे ना काफी कुछ बच गया था बीच में से। अभी थोड़ा सा आइडिया हुआ है कि मैंने थोड़ा सा टाइम कंज्यूम किया, बिकॉज लड़के के लिए चलो ठीक है, लेकिन लड़कों के लिए दिमाग का टाइम होता है, तो ये हम नेक्स्ट वीक से ना थोड़ा चेंज करते हैं। तो आपकी तो फिर तो कल खैर और इतना मसला नहीं है, प्रीवियस ये क्लास कि लेक्चर आप नहीं प्रीवियस क्लास मतलब इसके पहले भी क्लास हुई है। नो ये थर्ड क्लास है प्रोडक्ट हंटिंग की, इन्होंने जो फर्स्ट ली है क्लास वो, आई थी थोड़ा लेट स्टार्ट हुई। इन्होंने नहीं सारी नहीं ली कल है।
नहीं, मैंने सारी ली है क्लास। सिर्फ आज वाली थोड़ी लेट हो गया था, लेकिन खैर मुझे इसमें मतलब कोई इशू नहीं है कीवर्ड रिसर्च के अंदर, सर्च वॉल्यूम फाइंड करने के अंदर। बस ये मुझे मार्जिन का कैलकुलेटर जो है ना, मतलब इसमें थोड़ी कंफ्यूजन थी, और सर ने जो पहले फार्मूले बताया ना, वो तो यार वो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के फार्मूले हैं, वो तो इतने मुश्किल है यार, उसमें तो वो काम देखिए करना मुश्किल है। जी जी, मैनुअली की तरफ तो नहीं जाएंगे। जब आपके पास एक है लग्जरी है, आप उसको वेल करें, आप जस्ट गूगल का एफबीए कैलकुलेटर तो यूज ये करें। ठीक है, ये इसमें मतलब सारी चीजें हमने नहीं ऐड करनी होती है, मतलब इसमें हमने अपने काम काम की चीजें ऐड करनी होती है और बस रिजल्ट फाइंड आउट जी कर लेना होता है। जी, मोस्टली ऐसे ही। ठीक है सर, बाकी बस अभी टूल्स इंशाल्लाह लेंगे, फिर उसके बाद प्रोडक्ट हंट करना स्टार्ट करेंगे। मैं अमर सर से भी कांटेक्ट करता हूँ। सर मैं आपसे, मैं से अभी आपकी काम कर रहा था, मैं जी ठीक हो गया, कोई बात नहीं, आप मुझे मैं मैसेज आपका कर दीजिएगा। ठीक सही है, मैं आपसे बात करता हूँ। शुक्रिया। स्टूडेंट तो फिनिश हो चुके हैं। जी मैं फैसल अगर इसके शाह से अलावा फैसल शाह से है ना, पूछना तो चाहता हूँ कि फैसल शाह से पूछना चाहता हूँ, क्या उन्हें कुछ समझ आई है आज? आज उनकी डेमो क्लास थी तो इस वजह से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैं डेमोस्ट्रेशन आपका देख रहा था, बड़ा ज़बरदस्त सिखा रहे हो आप, और जी अब आप मुझे लग रहा है थोड़ा, कि मुझे इनरोल करना आप चाहिए वैसे थोड़ा आप। लेट आए, बेसिक क्लास थी वो आपने मिस कर दी है, तो आप नहीं नहीं सर, और इधर से पता लग रहा है, मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है अभी इस चीज़ की, ठीक है। तो अगर इनरोल करूंगा तो शायद इससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से मुझे चीज़ें समझ आ जाएं जो नहीं आती। जी इंशाल्लाह। श्योर ब्रदर। जी शुक्रिया। ये अभी स्टूडेंट तो हो चुके हैं पूरे, तो अभी क्लास को एंड करते हैं। सर एक मिनट। जी 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 सर अमर, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कल वाली क्लास में पेटेंट के बारे में कहा था ना, तो आपने मुझे बताया था कि हम पेटेंट को अनपेटेंट नहीं करवा सकते क्योंकि वो कंपनी ने पहले से ही करवाया होता है, जी तो इसके बारे में थोड़ा क्लियर कर दें। जी, हमें सर आप बताएंगे, मैं बताऊँ? नहीं, हम अनपेटेंट करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। आई थिंक आपको समझने में अनपेटेंट हम डिफिकल्टी तब हुई। अनपेटेंट हम तब करवा सकते हैं कि यहाँ तो वो जो कंपनी है जिन्होंने वो रजिस्टर करवाया हुआ है, यहाँ तो उसमें वो उस प्रोडक्ट पर वर्क करना छोड़ दिया है, यहाँ तो उन्होंने वो प्रोडक्ट ही लीव कर दिया, अपनी लिस्टिंग डिलीट कर दिया, फिर क्या अगर हमारे चांसेस होते हैं अनपेटेंट करवाने के। अगर वो अपने वो अगर उन्होंने पेटेंट करवाया हुआ है, अगर वो ऊपर वर्क कर रहे हैं, उनसे अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, देन तो हम अनपेटेंट बहुत मुश्किल से करवा सकते हैं। वो 90% चांस होता है कि हम नहीं करवा सकते अनपेटेंट। वो हाँ जी, वो 90% चांस ऐसे होता है ना कि जो एक एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है, उसने बिट ही अपनी इतनी हाई की होती है अनपेटेंट करने के लिए, सो मोस्टली लोग उस तरफ जाते ही नहीं है, वो अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं। तो उसमें जो मार्जिन है कि आप अपनी शेप को 40% चेंज करके आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली अनपेटेंट हो जाता है। जी तो सर इसमें अनपेटेंट करवाना लाजमी है हमें? मस्ट है सर। इसमें अगर या तो आप अनपेटेंट करवाएं, जो उसकी रिक्वायर बिट है, उसने गवर्नमेंट को पे किया, उससे ज्यादा पे करके वो प्रोडक्ट आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। एक दूसरा वे है, वो इससे आसान है कि आप अपनी शेप को थोड़ा सा चेंज कर लें और आप एक यूनिक शेप के साथ सेम प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दें, आपको पेटेंट का इशू नहीं आएगा। जी, सबसे पहले तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप पेटेंट प्रोडक्ट की तरफ जाएं, ना नेटिव प्रोडक्ट की तरफ जाएं, ना पेटेंट प्रोडक्ट की तरफ जाएं। आप सिर्फ वही प्रोडक्ट हंट बात करें। सुनिए, जी जी अगर मतलब आपके जैसे बात मैं काट रहा हूँ, अब यही मेरा रेलेवेंट क्वेश्चन भी था, मैं फिर पूछता हूँ। अगर हम उसको अनपेंट करवाने के लिए बात करते हैं, वो हो भी जाता है या नहीं होता? अगर शेप की बात करते हैं, हम शेप डिजाइन चेंज करके कस्टमर को देते हैं, वो उससे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, वो कहता है कि मुझे फलां शेप में ही चाहिए, तो फिर हम उसको क्या कह सकते हैं, क्या करेंगे उसे अगर वो उसे आप शेप? उसे अच्छा जी जी, मैं आपको बताता हूँ। ये बात हम कस्टमर को नहीं करेंगे, कस्टमर हमें करेगा। हमने जस्ट कस्टमर को चेक करके बता देना है कि आपका जो प्रोडक्ट है ना वो पेटेंट है, ठीक है। सो दो तरीके हैं, या तो आप इसको अनपेटेंट कराएं, उसकी इतनी बिट है आप पे कर दें, या फिर आप प्रोडक्ट के साइज को चेंज कर दें। सो आगे कस्टमर हमें कहेगा कि इसके क्या क्या वेज अगर हैं, कहाँ कहाँ से हम सेटिस्फाई नहीं प्रोडक्ट। होता, आपने सारा कुछ करके दे दिया, अगर कस्टमर आपके कहता है चले मुझे आप इसकी शेप चेंज करके दे दें, उस पे भी वो तो डिमांड करेगा, ठीक है शेप चेंज करने की हम कर देंगे। अगर हम खुद ठीक है, से अगर करना चाहें तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है नहीं कि हम नहीं, खुद वो कर दें? क्लाइंट ने पैसे देने हैं, क्लाइंट ने ही शेप बतानी है, हर चीज उन्हें उसी ने करनी है। अगर वो कहता है कि देखिए नहीं मुझे यही डिजाइन चाहिए, तो वो क्या करके आप उन्हें बता दोगे कि ये कंपनी ने इतने डॉलर्स रखे हुए हैं, ठीक है, अनपेटेंट करवाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल $10,000 है, अनपेटेंट करवा लें, आप $10,000 सेंड करें, आपकी प्रोडक्ट अनपेटेंट हो जाए।
वो जैसे सर अहमद आपको बता रहे थे ना कि अगर हम तो खुद हंटिंग करते हैं, हम पेटेंट और गेटेड की तरफ जाते नहीं है। ऐसा सिनेरियो तब क्रिएट होता है जब कस्टमर आपको खुद एक क्राइटेरिया देता है कि मुझे ऐसी प्रोडक्ट हंट करके दो, अगर पेटेंट हो भी तो मुझे कोई इशू नहीं है, मैं उनके पेटेंट करवा दूंगा या फिर मैं उसके डिजाइन को मैं ना रीमोडिफाई कर लूंगा। तब हम उसकी क्राइटेरिया के मुताबिक, उसकी लाइकिंग के मुताबिक एक ऐसा प्रोडक्ट हंट कर देते हैं जो पेटेंट भी होगा। तो फिर वो उसकी हेडेक है कि उसने उसको अनपेटेंट करवाना है, या उससे अगर वो हमसे ही सोर्सिंग करवाएगा देन फर्दर तो फिर हम उन्हें बताएंगे कि भाई सप्लायर जो है वो कुछ कुछ एरियाज हैं बिल्कुल ही प्रोडक्ट को आप चेंज नहीं कर सकते, तो बिल्कुल उसकी जो है खदो खाली बदल जाएगी। तो आपको सप्लायर बताता है कि कहाँ कौन कौन से एरिया हैं जहाँ से अगर शेप्स को चेंज किया जाए तो उसकी ज़ाहिरी शक्ल नहीं बदलेगी। तो वो हम अपने क्लाइंट के साथ फर्दर डिस्कस करते रहते हैं। ओके हो गया सर, ओके। जी, वो इस वजह से क्योंकि क्लाइंट को कुछ नहीं पता होता है कि वो कौन सा मैन्युफैक्चरर होता है या कौन सा फैशन डिजाइनर होता है जो वो कहेगा कि ऐसे ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे कर दो, ठीक है ना। वो तो मैन्युफैक्चरर जिसने अपनी प्रोडक्ट बनाई है वो तो वही बताएगा ना कि आप इसे इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। हमारी प्रोडक्ट है, हमें पता है हम कहाँ से चेंज करेंगे कि ये प्रोडक्ट चेंज हो जाएगी। इस वजह से क्लाइंट इस बात पर बहस नहीं करता होता। अच्छा, इसमें मोस्टली कस्टमर ऐसा भी, हर बंदा डिमांड वाला तो नहीं होता, किसी न किसी की डिमांड होगी कि मुझे फलां चीज चाहिए, बस वो डिमांड नहीं करेगा, ऐसा भी पॉसिबल होता है। कोई होते होंगे आपके पास ऐसे ऐसे कस्टमर भी आएंगे जो कहेंगे मुझे पता ही कुछ नहीं है, मेरे पास पैसा है, काम सारा तुमने करना है, मुझे अमेज़न का एक का भी नहीं पता, ठीक है ना। ऐसे भी आपके पास क्लाइंट्स आएंगे। तो ऐसे क्लाइंट्स के लिए तो अनेबलर ने एक क्राइटेरिया खुद से डिफाइन कर दिया ना कि अगर उन्हें नहीं पता और आप चाह रहे हैं उन्हें एक अच्छा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट हंट करने के, तो बस इस क्राइटेरिया के मुताबिक हंट करें और वो इंशाल्लाह उन जो आपका स्पेसिफिक क्लाइंट है उसके लिए प्रॉफिटेबल होगा। सही है, ओके हो गया। हम अपने वाला क्राइटेरिया भी आपको सेंड कर देंगे, डेवलपर वाला भी क्राइटेरिया आपको सेंड कर देंगे, तो आपको जैसे भी आप प्रोडक्ट ढूंढ लेंगे ना वो बेस्ट है, दोनों क्राइटेरिया से बेस्ट है। जी है, और किसी का क्वेश्चन है? फर्स्ट ऑफ ऑल सबको मेरी तरफ से कंग्रेचुलेशन, आप ऑफिशियली आज से प्रोडक्ट हंटर बन चुके हैं जी। सो मुबारक हो आपको, और अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करें, अपने स्किल को पॉलिश करें। एंड मैं मीरब तो है नहीं यहाँ पे आई थिंक क्लास में, एंड मैं हिना से कहना चाहूंगा कि वो अपने जो स्टैट्स हैं, अपने जो टेक्निक्स हैं वो काइंडली ग्रुप में शेयर करते रहे। उन्होंने शेयर कर दिए स्टैट्स। अपने अपने स्टैट्स तो शेयर करती है, वो जो बेस है जिस तरीकों से वो करती हैं, तो वो भी आप बेस वहाँ पे शेयर करते हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे न्यूबीज है जिनको उन बेस का पता भी नहीं है। हम अपने भी तरीके अपलोड करते हैं और आप अपने बेस अपने करती हैं, बिकॉज हर किसी का माइंडसेट अलग अलग होता है, तो हर कोई अपने अपने तरीकों से प्रोडक्ट ढूंढता है। चले ठीक हो गया अहमद सर, आई थिंक अभी हमें क्लास एंड करनी चाहिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं हम कल नेक्स्ट क्लास में। और मैं मिशन शबीर का जो क्वेश्चन है वो हम कल बताएंगे, क्योंकि अभी टेक्निकल एरर आ रहा है, तो वो उनका कल हम क्वेश्चन क्लियर कर देंगे।